हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे मिस्ड बीट्स यानी एक्टोपिक बीट्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एक्टोपिक से संबंधित काफ़ी वीडियोस किए हैं जहाँ पर हमने एक्टोपिक बीट्स क्या होते हैं, क्या उसकी चिंता करने की ज़रूरत है, उसका इवैल्यूएशन कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और उसको रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज स्पेसिफिकली उसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि किस पेशेंट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती है, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, दवाओं को कब तक कंटिन्यू करना है, क्या लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है कि नहीं, हार्ट फेलियर की मेडिसिन कब देनी है, कोई परमानेंट थेरेपी है या नहीं, परमानेंट थेरेपी क्या है और क्या कर सकते हैं, ईपी स्टडी और 3D मैपिंग इसमें कब करना है, क्या इसमें AICD या सर्जरी वगैरह के डिवाइसेस का कोई रोल है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा कंटेंट बाकी मिस बीट्स के जो हमारे वीडियोस है उसमें से ओवरलैप होगा, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली उस टॉपिक को सब डिवाइड करके सिर्फ उसके मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग बहुत हैवी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, उसके सेलिएंट फीचर्स अपलोड करते हैं, तो आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो उनके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है मिस बीट्स के ट्रीटमेंट पर। यूजुअली मिस बीट्स को हमेशा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को मिनट में 1 या 2 एक्टोपिक्स आ रहे हैं, नॉर्मली फ्रीक्वेंट एक्टोपिक्स की डेफिनेशन है कि 1 मिनट में 7 से ज़्यादा अगर एक्टोपिक्स आ रहे हैं या 10% ऑफ द बीट्स से ज़्यादा अगर आपको मिस बीट्स हो रहे हैं तो उसे फ्रीक्वेंट एक्टोपिक्स बोलते हैं। अगर इनफ्रीक्वेंट है और मिनट में 1 आध बार हो रहा है तो उसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे हार्ट फेलियर नहीं होगा और उससे लॉन्ग टर्म पेशेंट को उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर दिन भर में एक्टोपिक की फ्रीक्वेंसी 1000 से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में शायद पेशेंट को हार्ट फेलियर का चांसेस हो सकता है, ऐसा कुछ स्टडीज़ ने बोला है। जहाँ 10,000 से ज़्यादा है वहाँ डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए। 1000 से 10,000 को आप एक तरह से ग्रे जोन बोल सकते हैं। 1000 से कम हो तो नहीं ट्रीट करना चाहिए, 1000 से 10,000 पर डे का हो तो ट्रीट करना चाहिए, डाउटफुल है, और 10,000 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए। अब पता कैसे चलेगी 1000 है कि 10,000 है, क्योंकि पूरे दिन का तो आप बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है। उससे आप 24 आवर्स तक पेशेंट को कनेक्ट करके रखते हैं और वो दिन भर का कितने एक्टोपिक्स आए वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक सिस्टम से आपको बता देता है। तो इसको आप देख के असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई इसको इतने एक्टोपिक्स आ रहे हैं और इसमें अगर 1000 से ज़्यादा है तो फिर आप उसको ट्रीट करना है या नहीं करना है, कितना अग्रेसिवली ट्रीट करना है उसको डिसाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा अग्रेसिवली उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर किसी को मल्टीफोकल एक्टोपिक्स है यानी बहुत सारे पॉइंट से एक्टोपिक्स आ रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक्टोपिक्स आ रहे हैं जैसे बाइजेमिनी ट्राइजेमिनी रिदम है, यानी कि हर ऑल्टरनेट बीट्स में एक्टोपिक्स आ रहे हैं या हर तीसरा बीट एक एक्टोपिक आ रहा है, तो अगर इस तरह का किसी को मॉर्फोलॉजी है या किसी को साथ में पहले से ही अगर हार्ट फेलियर है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, पहले से ही अगर उनको कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है जिसमें ये एक्टोपिक्स उनके लिए अगर अरिदमिया बन जाए तो जानलेवा हो सकता है, या पम्प फंक्शन डाउन फर्दर हो जाए तो जानलेवा हो सकता है, तो वैसे पेशेंट में आपको ट्रीट करना है। रूटीन पेशेंट में हर एक आदमी को जिसको 1-2 एक्टोपिक आ गया उसको आप नहीं ट्रीट करोगे तो चलेगा। लॉन्ग टर्म पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस पर और उनके प्रॉब्लम्स पर या उनकी लाइफस्टाइल पर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको नहीं भी ट्रीट करें तो चलेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो फिर आपको ट्रीट करना चाहिए। अब ट्रीट कैसे करेंगे? अगर एंग्जाइटी रिलेटेड या कोई स्ट्रेस फैक्टर्स रिलेटेड है तो उसको कम कीजिए। एंग्जाइटी है तो एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन लीजिए। जो लोग चाय कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं उसको कम करना है, क्योंकि कैफीन से आपका एक्टोपिक्स बढ़ सकते हैं। अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं उसको कट डाउन करना है। कोई भी एडिक्शन हो तो उसे कट डाउन करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह लेते हैं तो उसे कम करना है। नींद अच्छी रखनी है, योगा मेडिटेशन वगैरह करना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है, वो आपकी एक्टोपिक्स को कम करता है। मेंटल स्ट्रेस अगर आप कम करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं तो उससे भी आपका एक्टोपिक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है और आपको लॉन्ग टर्म उसको मैनेजमेंट करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। इससे अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर आपको मेडिसिन में सबसे कॉमनली बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स में बिसोप्रोल, नेबिवोलॉल, कार्बिडोल, ये 3 को सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं। आउट ऑफ दीज भी अगर हार्ट फेलियर है तो कार्बिडोल, और अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो बिसोप्रोल को कॉमनली यूज़ करते हैं। ये दोनों दवाइयों का ये भी एडवांटेज है कि अगर साथ में हार्ट फेलियर है तो उसमें भी ये थोड़ा सा मदद करते हैं।
ये दवाई का थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये है कि थोड़ा बीपी ड्रॉप हो सकता है, कमजोरी, चक्कर वगैरह हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को प्रोस्टेट का या ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है और ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स हैं वो टेम्प्रेरी है, कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आप एंटी एरिथमिक ड्रग्स जैसे कि अमेड्रॉन या फ्लेकेनाइड को यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स है, उसमें यूज़ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टोपिक्स है और जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप उनको यूज़ करते हैं। पर अदरवाइज जहाँ ज़्यादातर कंट्रोल अगर हो जा रहा है बीटा ब्लॉकर से तो आप बीटा ब्लॉकर के ही डोजेस को बढ़ा करके मैनेज करते हैं। अगर बीपी बहुत कम है या बीटा ब्लॉकर का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ आप इसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स से ले जाना पड़ेगा। पर एंटी एरिथमिक ड्रग्स से खासकर अमियोड्रॉन से लिवर का, आँखों का, लंग्स का और थायराइड का, ये 3-4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चांसेस कम है लेकिन आ सकती है। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ये मेडिसिन को लाइफ टाइम लेना पड़ सकता है अगर एक्टोपिक्स की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्टोपिक्स आ रहे हैं तो हम थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को मेडिसिन पर रख देते हैं, फिर वेट एंड वॉच करते हैं कि पेशेंट का रिस्पांस कैसा रह रहा है। अगर रिस्पांस ठीक है तो मेडिसिन को बंद कर सकते हैं, रिस्पांस खराब रह रहा है तो फिर मेडिसिन को रीस्टार्ट करना या डोज बढ़ाना पड़ सकता है। अगर दवा बंद करने के बाद एक्टोपिक्स वापस रिकर हो गए तो डेफिनेटली आपको उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम चले, पर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो है वो मेडिसिन से क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है, इसलिए काफ़ी केसेस में लंबे समय तक भी मेडिसिन देना पड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के ही दवा को बंद करें या चालू करें, क्योंकि ये दवाइयाँ 100% सेफ़ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। नेक्स्ट लोग पूछते हैं कि इसमें कोई परमानेंट थेरेपी है क्या? परमानेंट थेरेपी मेडिसिन से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा एक्टोपिक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है, हार्ट ऑलरेडी फेलियर में है, ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, बहुत ज़्यादा जगहों से एक्टोपिक्स आ रहे हैं, बार बार एक्टोपिक्स आ रहे हैं, तो फिर आपको ईपी स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। ईपी स्टडी 2 तरीके का होता है, एक 2D मैपिंग, एक 3D मैपिंग। एक 2 डायमेंशनल पिक्चर देता है जिसका कॉस्ट लगभग 1 लाख के आसपास आता है। एक 3 डायमेंशनल पिक्चर देता है जिसकी ज़्यादा बड़ी मशीन होती है, कॉस्ट लगभग 2.5-3 लाख तक जाता है। अगर आपको एक्टोपिक्स बार बार आ रहे हैं, बहुत जगहों से आ रहे हैं, तो फिर इसमें 2D मैपिंग से उतना काम नहीं चलेगा, आपको 3D मैपिंग गाइडेड ही अब्लेशन करना पड़ेगा। पर वो सब खाली उन केसेस में किया जाता है जहां मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो, हार्ट फेलियर मैनेज ना हो पा रहा हो और पेशेंट को लाइफ का बहुत ज़्यादा रिस्क हो तो ही करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और 100% उसके बाद भी पूरी तरह से आपकी दवा बंद हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और आपका लाइफ का रिस्क पूरी तरह 0 हो जाएगा, हार्ट पूरा नॉर्मल हो जाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये सारे थेरेपीज़ का सक्सेस रेशियो 70-80% जैसा रहता है, तो इसमें उतना ज़्यादा हर एक पेशेंट में करें वैसा कोई फ़ायदा नहीं होता। हार्ट फेलियर की मेडिसिन अगर किसी को हार्ट का पंप फंक्शन खराब है तो जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, मिनरल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और SGLT2 इनहिबिटर्स है। ये चारों मेडिसिन जिनके बारे में डिटेल में मैंने हार्ट फेलियर वाले वीडियो में बात की है, वो चारों मेडिसिन को आपको हार्ट फेलियर अगर होता है तो यूज़ करना है। साथ में अगर नली का ब्लॉकेज है तो उसका मेडिसिन देना है, साथ में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसका मेडिसिन देना है, पर उसका एक्टोपिक्स से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो उसके लिए आप उसको दे सकते हैं। AICD डिवाइस की क्या इसमें ज़रूरत है? अगर किसी को बहुत ज़्यादा पंप फंक्शन खराब है, बार बार एक्टोपिक्स आ रहे हैं, खासकर अगर किसी को सस्टेन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या बेहोशी की हिस्ट्री है यानी सिंकपी की हिस्ट्री है, तो AICD डिवाइस यानी कि डिफिब्रिलेटर डिवाइस लगाना चाहिए। अगर ये चीज़ें मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो, अगर मेडिसिन से कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि AICD डिवाइस वंस इन अ वाइल ही काम आएगा ऐसे केस में, और बहुत कॉस्टली है, 3-4 लाख जैसा खर्चा आता है, तो वैसे केस में आपको वंस इन अ वाइल ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर बार बार हो रहा है पेशेंट को और पेशेंट हाई रिस्क है, ऑलरेडी बेहोशी के एपिसोड्स आ चुके हैं या डॉक्यूमेंटेड सस्टेन टैकीकार्डिया है, तो ही AICD को यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज उसके लिए AICD डिवाइस का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है, बहुत सिलेक्टेड केस में करे तो कर सकते हैं। सर्जरी का क्या कोई रोल है इसमें? यूजली अगर किसी को साथ में कोई वाल्व की बीमारी है, कोई कंजेनाइटल हार्ट में छेद है, वैसे केस में आपको सर्जरी लग सकती है। किसी को अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है या हार्ट के अरिथमियाज हैं तो वो उसमें एक सर्जिकल मेज प्रोसीजर होता है जहाँ आप एट्रियल फिब्रिलेशन के साइड्स को सर्जरी से कट कर देते हैं। पर ये सारी बड़ी सर्जरीज है, ओपन हार्ट सर्जरीज है, सिर्फ एक्टोपिक्स के लिए इनको कोई नहीं करता। अगर आपको साथ में वैल का प्रॉब्लम है और वैल का प्रॉब्लम सीवियर है या होल का प्रॉब्लम सीवियर है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। आइसोलेटेड सिर्फ एक्टोपिक्स के लिए क्या ये सर्जरी या 3D मैपिंग या इवन AICD भी ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर केसेस में इवन मेडिसिन भी दें नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये सारे ऑप्शंस है इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया, पर ये ज़्यादातर लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शंस है।
मैंने इतने सालों में हार्डली किसी पेशेंट को कभी इसके लिए बड़ी थेरेपी करवाते देखा है। ज़्यादातर 95% ऑफ द टाइम्स ये मेडिसिन से मैनेज हो जाएंगे और इसमें पेशेंट की जान को कोई खास खतरा भी नहीं होगा, तो आपका काम चलता रहेगा। नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, दवा को पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो ही इस तरह की बड़े थेरेपीज़ के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आज के टॉपिक में हमने बात की मिस्ड बीट्स के थेरेपी के बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में आप बता सकते हैं, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। जो लोग इस कंटेंट को ब्रीफ में या उसका सिर्फ जिस्ट देखना चाहते हैं, समरी देखना चाहते हैं, उनके लिए हम काफ़ी यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम डिस्कस करते हैं, तो आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। थैंक यू।